अगले दिन दोपहर तक महल के गलियारों में सुगबुगाहट होने लगी। लेडी रेवेन जाग गई है। 3 महीने बाद। क्या वह जिंदा है? ड्यूक के लिए इसका क्या मतलब है? और परिषद के लिए? एमिली ने अपने कमरे के बाहर पत्थर के गलियारों में गूंजते हर कदम में उस घबराहट को महसूस किया। नौकर अब एक मकबरे के पास से गुजरने के बजाय किसी खूंखार जानवर के पास से दबे पांव गुजरने जैसा व्यवहार कर रहे थे। उसे इस सब से नफरत थी। यहाँ तक कि मैरिन भी, जो उस सुबह ताज़ी चाय और एक डरे हुए चेहरे के साथ वापस आई थी, जब तक कहा न जाए तब तक वो एमिली से नजरें मिलाने से बच रही थी। एमिली ने खुद को खाने, खड़े होने और चलने के लिए मजबूर किया। अगर उसे इस दुनिया में जिंदा रहना था तो उसे इसे समझना होगा। और ऐसा लगता था कि इसकी शुरुआत उसके पिता से होती है। जब कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई तो वह किसी नौकर की तेज आहट या एलिरा की कड़क दस्तक नहीं थी। वह आवाज बहुत सौम्य और हल्की थी, लगभग एक झिझकती हुई दस्तक। मैरिन ने दरवाजा खोला और तुरंत पीछे हट गई। ममाए लॉर्ड ड्यूक, उसने इतना नीचे झुकते हुए कहा कि मानो वह गिर ही पड़ेगी। एमिली गद्देदार खिड़की की सीट से उठी और अपनी काली मखमल और चांदी की कढ़ाई वाली पोशाक को ठीक किया। जो आदमी अंदर आया वह लंबा, सफेद बालों वाला था और उसने हाउसथोर्न के प्रतीक चिन्ह वाला नेवी नीला लबादा पहना हुआ था। अपनी शाही चाल के साथ वह किसी संगमरमर की मूर्ति जैसा दिख रहा था, लेकिन उसकी उम्रदराज आंखें एमिली को देखते ही नम हो गईं। उसने धीरे से कहा, रेवेन, और इससे पहले कि एमिली कुछ समझ पाती, उसने आगे बढ़कर एमिली को अपने गले लगा लिया। एमिली सहम गई। उसकी पकड़ में बहुत गर्माहट और सच्चाई थी। उसने एमिली का सिर ऐसे पकड़ा जैसे वह कांच की तरह टूट जाएगी। उसने बुदबुदाते हुए कहा, मेरी प्यारी बच्ची, मेरी चांदनी, तुम मेरे पास वापस आ गई हो। एमिली ने पलकें झपकाईं और कहा, हेलो, डैड। वह बस इतना पीछे हटा कि उसके चेहरे को अपने हाथों में ले सके। उसकी मुस्कान कांप रही थी और उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम्हारी आवाज दोबारा सुनने के लिए मैं कुछ भी दे सकता था, उसने कहा। जब चिकित्सकों ने मुझे बताया कि तुम नहीं उठोगी, तो मैंने दशकों में पहली बार दुआ मांगी थी। एमिली को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसने अचानक चौकन्ने होकर पूछा, क्या तुम्हें वह गिरावट याद है? एमिली ने हिचकिचाते हुए कहा, सिर्फ कुछ यादें। ड्यूक ने सिर हिलाते हुए अपना जबड़ा सख्त कर लिया। यह दरबार का दबाव था। शाही परिवार के उस खत के बाद मुझे उस रात बैंक्वेट में तुम्हें नहीं लाना चाहिए था। तुम हमेशा से इतनी संवेदनशील थी। सख्त दिखने के बावजूद तुम अंदर से कितनी कोमल थी। एमिली ने मुस्कुराने की कोशिश की। वह पीछे हटा और एक सच्चे रईस की तरह हाथ पीछे बांध लिए। तुम काफी कमजोर हो गई हो। मैं रसोई से तुम्हारी पसंदीदा डिश तैयार करने को कहूंगा। तुम अक्सर वो चुरा कर खाती थी। एमिली ने शालीनता से सिर हिलाया, हालांकि उसे डक या चोरी करने की कोई याद नहीं थी। उसने आगे कहा, यह पोशाक बहुत भारी है। तुम कोई भूत नहीं हो। बकाइन का रंग तुम पर जचता है। एक ठहराव आया। उसने एमिली के चेहरे को ध्यान से देखा और कहा, तुम बदल गई हो। काफी नर्म। शायद तुम्हारी नींद ने तुम्हें शांति दी है, या शायद वह रेवेन थी ही नहीं। इस सोच से उसकी छाती कस गई। उसने कोमलता से कहा, अदालती मामलों में वापस भागने की कोई जरूरत नहीं। मैंने तुम्हें तब तक बचाए रखा जब तक तुम सो रही थी, और मैं आगे भी ऐसा ही करूंगा। लोगों को बातें करने दो। उसने उसके माथे को चूमा।
मैं तुम्हें खो ही चुका था, लेकिन अब तुम यहाँ हो, बस यही मायने रखता है। उसके जाने के बाद एमिली खिड़की पर खड़ी रही और एस्टेट की ओर जाती हुई उसकी गाड़ी को देखती रही। द ड्यूक ऑफ थोर्न, उसके पिता, वह बहुत गर्मजोशी से भरे और दयालु थे। फिर भी उनके बारे में कुछ ऐसा था जिसने एमिली के पेट में अजीब सी हलचल पैदा कर दी। वह 3 महीने तक उससे दूर क्यों रहे थे? और रेवेन को उस रात कूदने के लिए किस बात ने मजबूर किया था? आखिर शाही परिवार का वह खत क्या था? एमिली ने खिड़की में अपनी छवि देखी। वह एक विलेन की कहानी के बिल्कुल बीच में थी। एक ऐसी कहानी जिसे वह अलग तरीके से खत्म कर सकती थी।